चैप्टर नंबर 6 वैल्यूज पढ़ रहे थे। नेक्स्ट पेज आ गया है, देखो अब पढ़ेंगे सेल्वेज वैल्यू क्या होती है, कबाड़ मूल्य। सेल्वेज किसी बिल्डिंग की डिजाइन पीरियड समाप्त होने पर बिना डिसमेंटल्ड किए, मतलब बिना तोड़े बेचना, उस वैल्यू को कहते हैं सेल्वेज वैल्यू। यह हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू क्या होती है, किसी प्रॉपर्टी या संरचना को किसी भी समय ओपन मार्केट में बेचना, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। बाजार मूल्य समय के साथ बदलता रहता है। अब बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, ये संपत्ति में वास्तविक निवेश माइनस वर्तमान समय तक मूल्यह्रास। बुक वैल्यू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बुक वैल्यू होता है संपत्ति में वास्तविक निवेश माइनस वर्तमान समय तक मूल्यह्रास। ठीक, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर माइनस एनुअल डिप्रेसिएशन इन प्रीवियस ईयर। दोनों फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, किसी प्रॉपर्टी की डिजाइन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद बची हुई बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाती है। किसी प्रॉपर्टी की डिजाइन पीरियड समाप्त हो जाने के बाद बची हुई बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाती है। नेक्स्ट, अब सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या है, सिंकिंग फंड जमा करने का मेन पर्पज बिल्डिंग की उपयोगी, मतलब डिजाइन पीरियड समाप्त होने तक उसके पुनः निर्माण पर होने वाला व्यय, इसको कलेक्ट करना होता है। अच्छा, सिंकिंग फंड कुछ नहीं है, देखो जैसे मान लो सिंकिंग फंड क्या आता है कि सिंकिंग फंड जमा करने का मेन पर्पज ये होता है कि बिल्डिंग की उपयोगी जो डिजाइन पीरियड है, जब तक उसका डिजाइन पीरियड समाप्त नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कुछ ना कुछ काम करवाते रहेंगे, मेंटेनेंस करवाते रहेंगे, उस पर कुछ ना कुछ व्यय करते रहेंगे निर्माण पर, तो उसके लिए कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, उसे सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक, सिंकिंग फंड के लिए कैलकुलेशन 90% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर करते हैं, क्योंकि 10% हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है। सिंकिंग फंड के लिए जो गणना की जाती है ना, वो 90% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर करते हैं, क्योंकि 10% हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है। इसके कैलकुलेशन के लिए ज़मीन की लागत नहीं जोड़ी जाती, याद रखना। सिंकिंग फंड के कैलकुलेशन के लिए कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं जोड़ते। सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है S=SI/1 + I⁻n-1 या फिर IC/S। ठीक, जहाँ पर एनुअल सिंकिंग जब वार्षिक शोधन निधि गुणांक अल्फा, मतलब अगर यहाँ पर IC की वैल्यू पूछे, जिसको हम वार्षिक शोधन निधि गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा I/1 + I⁻n-1। ठीक, ये तो फॉर्मूला सिंकिंग फंड का है ये। ठीक, ये अगर IC का पूछ लेगा ना क्या होता है, तो ये होता है I/1 + I⁻n, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा IC है और इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ देखना, यहाँ पे आई क्या है, एनुअल इंस्टॉलमेंट, कैपिटल आई। ठीक है, और एस क्या है, टोटल सिंकिंग फंड, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 0.9 था ना, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा था 90% लेते हैं। टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 90% मतलब 0.9% लिया जाता है सिंकिंग फंड। आई क्या है, छोटा वाला ब्याज है, एन लाइफ पीरियड बिल्डिंग। देखो अब ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स परचेज क्या होता है, ईयर परचेज किसी निश्चित ब्याज की दर पर 1 रुपया सालाना शुद्ध ब्याज प्राप्त करने के लिए जितनी पूंजी हमें इन्वेस्ट करनी पड़ती है उसे ईयर परचेज कहते हैं। एक निश्चित ब्याज की दर पर 1 रुपया वार्षिक शुद्ध ब्याज प्राप्त करने के लिए जितनी पूंजी हमें इन्वेस्ट करनी होती है उसे ईयर परचेज कहते हैं। फॉर्मूला लग जाएगा ईयर परचेज का 1 ब्याज की दर, या 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, या 100 ठीक, कुछ भी कह लो, क्योंकि ब्याज की दर को क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आई से दर्शाते हैं। ईयर परचेज फॉर्मूला क्या हो गया फिर, 1/IC + IP। ठीक, ये IC क्या है, सिंकिंग फंड कोफिशिएंट, और IP रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईयर परचेज। अब हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, पूंजीकृत मूल्य। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, यह वो अमाउंट होता है जिसका प्रचलित हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राप्त होने वाला एनुअल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली नेट इनकम के बराबर हो, उसे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं।
मतलब ये कहना चाह रहा है कि कैपिटलाइज वैल्यू क्या है। यह वो अमाउंट होता है जिसका प्रचलित हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राप्त होने वाला एनुअल इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली नेट इनकम के बराबर होता है। फॉर्मूला याद कर लो। कैपिटलाइज वैल्यू बराबर क्या होती है? ईयर परचेज इनटू नेट एनुअल इनकम। नेक्स्ट हमारा है रेटिलेबल वैल्यू। रेटिलेबल किसी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली ग्रॉस इनकम में से यदि एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस पर होने वाले खर्चे को डिडक्ट कर दिया जाए तो बची हुई इनकम रेटिलेबल इनकम वैल्यू कहलाती है। भाई किसी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली ग्रॉस इनकम में से अगर आप एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस पर जो खर्चा और उसको हटा दोगे तो जो बचेगा ना उससे ही हम कहेंगे रेटिलेबल वैल्यू। किसी प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स हमेशा रेटिलेबल वैल्यू पर फिक्स किया जाता है। किसी प्रॉपर्टी पर लगने वाला टैक्स हमेशा रेटिलेबल वैल्यू पर फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट है लुप्त प्रायिकता ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है? संपत्ति की आकृति डिजाइन की लोकप्रियता कम होने के कारण जब यह मार्केट रेट से कम दामों पर बिकती है तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को बेचने पर प्राप्त वैल्यू ऑब्सोलेंस वैल्यू कहलाती है। भाई संपत्ति के आकृति और डिजाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, मतलब ओल्ड फैशन हो चुका है या लोकप्रियता उसकी खत्म हो चुकी है, इस वजह से ओपन मार्केट में उसका रेट बहुत कम हो जाता है, इसी को ही कहते हैं ऑब्सोलेंस। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल वैल्यू। क्या होती है? जब किसी ओनर के द्वारा किसी प्रॉपर्टी की भावना जुड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसको खरीदा गया हो और इसे कुछ समय बाद प्रॉफिट कमाकर वापस बेच दिया गया हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को सेंटिमेंटल वैल्यू कहते हैं। दोबारा देखो, जब किसी ओनर के द्वारा किसी प्रॉपर्टी की भावना जुड़ी होती हैं, भाई किसी मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनकी फीलिंग जुड़ी होती है कि हाँ तो मेरा बचपन गुजरा है, ये घर तो मेरा पुराना है, पैतृक संपत्ति है, तो इस तरह से भावना जुड़ी होती हैं फैमिली। जब किसी ओनर की किसी प्रॉपर्टी के साथ भावना जुड़ी होती हैं तो फिर क्या होता है, उसको खरीदा गया हो या उसने किसी को खरीदा गया हो या ऐसे कुछ समय बाद प्रॉपर्टी कमाकर वापस बेच दिया गया हो, इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम सेंटिमेंटल वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट है पीड़ित मूल्य। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होती है? जब कोई प्रॉपर्टी अचानक से किसी वार जोन में आ जाती है या प्रॉपर्टी ओनर को अचानक से फाइनेंशियल जरूरत पड़ जाती है तो यह मार्केट वैल्यू से कम दामों पर बिकती है, तो यह उस प्रॉपर्टी की यह वैल्यू डिस्ट्रेस वैल्यू कहलाती है। भाई डिस्ट्रेस वैल्यू का मतलब ये है कि मान लो कोई प्रॉपर्टी आपकी अचानक से किसी वार जोन में आ गई या कोई अटैक हो गया, ठीक है, या फिर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी के ओनर जो है उसको अचानक से कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसे की फाइनेंशियल दिक्कत आ गई, तो वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को मार्केट वैल्यू से कम दाम पर बेच देगा, उसे जो कहते हैं डिस्ट्रेस वैल्यू। नेक्स्ट है मोनोपोली वैल्यू। क्या होती है? एकाधिकार मूल्य। जब किसी प्रॉपर्टी के एडवांस फीचर के कारण इस प्रॉपर्टी का ओनर इसे मार्केट दाम से ज़्यादा रेट पर बेचता है। मोनोपोली वैल्यू क्या होती है? जब किसी प्रॉपर्टी के एडवांस फीचर के, भाई किसी प्रॉपर्टी में आपने बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है, उसमें एडवांस फीचर दे रखे हैं, तो एडवांस फीचर की वजह से इस प्रॉपर्टी का जो ओनर है ना, इसे मार्केट दाम से ज़्यादा रेट पर बेच देता है, तो इसी वैल्यू को कहते हैं मोनोपोली वैल्यू।